नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। तो दोस्तों आपका DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम दोस्तों आपका कल यानी कि 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट में भी था और आपको आज 14 जुलाई के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों में था। ठीक है, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का भी है जो कि एनालिसिस करवाया जाए, जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका 20 जुलाई तक है, में भी शायद तो कल भी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में जो भी GK/GS के प्रश्न 13 और 14 जुलाई में पूछे गए होंगे, जो कि आप ही लोग के द्वारा जो भेजे गए हैं, ठीक है, उन्हीं सब प्रश्नों को देखेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। और आपको बता दें कि इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उस वहाँ से ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से, साथ में हम लोग एनालिसिस भी देखेंगे, इंग्लिश, मैथ और हिंदी इंग्लिश का भी वो कैसा था वो वीडियो के अंत में जब प्रश्न हम लोग देख लेंगे तब। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला जो प्रश्न हुआ है कि गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया पूजा के बारे में आपसे पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका त्रिपुरा होना था। ठीक है, गरिया पूजा त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये त्यौहार जो कि आपका अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाता है। पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया को इस त्यौहार में फूलों और माला से पूजा की जाती है। साथ में इन सामग्रियों के साथ सूती धागा, चावल, फाउल, चावल, बियर, सब आदि के साथ पूजा किया जाता है। बाकी ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि त्रिपुरा में एक आपका खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। खर्ची पूजा उत्सव भी आपका त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। ठीक है, और गरिया पूजा दोनों को याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैप्पी आवर सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ये लिखा टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको फ्रेंड्स मात्र 500 रुपये में ये पास आपको मिलने वाला है। ठीक है, कूपन कोड APZ यूज़ करते हैं तो आपको 10 की जगह 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ से फुल रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको DSSB से रिलेटेड मॉक टेस्ट और PYPs तो मिलेंगे ही। साथ में अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, डिफेंस का तैयारी करते हैं, या आप स्टेट एग्ज़ाम का भी कोई तैयारी करते हैं, जो भी आपके स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी का मॉक टेस्ट और PYPs आपको दोस्तों यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो में 1 साल के लिए मिलने वाला है। मात्र 500 रुपये में कूपन कोड APG के साथ यहाँ पर 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट प्लस 17,000 प्लस PYPs हैं, जो कि आप 500 रुपये में क्रैक कर सकते हैं। सभी का एक्सेस आपको मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG यूज करना है। लिंक की बात करें तो कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की आधिकारिक भाषा पूछा गया था। आधिकारिक भाषा से संबंधित प्रश्न आपको बता दें कि हर शिफ्ट में आपका एक आ रहा है। कल का भी जो थर्ड शिफ्ट में आपका प्रश्न एग्ज़ाम था उसमें भी आपका एक आधिकारिक भाषा से था, जहाँ पर आपका झारखंड का आधिकारिक भाषा पूछा गया था। आज किसी भी शिफ्ट का हो, थर्ड या सेकंड शिफ्ट का हो, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का आधिकारिक भाषा आपसे पूछा गया है, तो जिसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हिंदी होना है। छत्तीसगढ़ का जो आधिकारिक भाषा है वो आपका हिंदी है। राजधानी की बात करते हैं तो रायपुर है। राजकीय पशु आपका जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी आपका पहाड़ी मैना है। राजकीय पेड़ की बात करते हैं तो साल है। और राजकीय फूल की बात करते हैं तो कॉपी फूल है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसके अलावा भारत की 8वीं अनुसूची में आप लोग को मालूम होगा 2 आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी, और 22 अनुसूचित भाषाएं भी हैं। 22 अनुसूचित भाषा में असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है और आपका उर्दू है। पहले आपका 14 भाषा हुआ करता था, बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया, तब जाकर आपका वर्तमान में 22 भाषा है। कहाँ पर है? तो 8वीं अनुसूची में है। आइए हम लोग बारी बारी से सभी राज्यों के आधिकारिक भाषा को देखें। तो आंध्र प्रदेश का जो आधिकारिक भाषा है वो दोस्तों आपका तेलुगु है। ठीक है, और दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो आपका अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक भाषा आपका इंग्लिश है। असम का आधिकारिक भाषा आपका असमिया ही है। बिहार का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है। और छत्तीसगढ़ का आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है। इसके अलावा गोवा का आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो आपका कोंकणी है। ठीक है, अगर कोंकणी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप अंग्रेजी मार सकते हैं। गुजरात का आधिकारिक भाषा आपका गुजराती है। हरियाणा का भी हिंदी है। हिमाचल प्रदेश का भी हिंदी है। झारखंड का हिंदी है, जो कि कल के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, कर्नाटक का आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो आपका कन्नड़ है। केरल का आधिकारिक भाषा आपका मलयालम है। मध्य प्रदेश का है हिंदी। ठीक है, महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं तो मराठी है।
मणिपुर का आधिकारिक भाषा मणिपुरी है। मेघालय का अंग्रेजी है आधिकारिक भाषा। इसके अलावा मिजोरम का आधिकारिक भाषा आपका मिजो है। नागालैंड का भी आधिकारिक भाषा आपका अंग्रेजी है। उड़ीसा का आधिकारिक भाषा आपका उड़िया है। पंजाब का पंजाबी है। राजस्थान में भी आपका हिंदी ही है। सिक्किम की बात करते हैं तो अंग्रेजी है, नेपाली है, सिक्किम है, लेप्चा है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिल वहाँ का है। तेलंगाना में आपका तेलुगु बोला जाता है। त्रिपुरा की बात करेंगे तो बंगाली, अंग्रेजी और कोक बोराक, याद रखिएगा कोक बोराक जो भाषा है त्रिपुरा में बोला जाता है। जब भी त्रिपुरा से संबंधित आधिकारिक भाषा का नाम आएगा तो आपके ऑप्शन में कोक बोराक ही आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोला जाता है। उत्तराखंड में आपका हिंदी और पश्चिम बंगाल में बंगाली आपका आधिकारिक भाषा है। ठीक है, बाद में दूसरी आधिकारिक भाषा को भी देख लीजिएगा जो जिस राज्य का दिया गया है। जैसे कि गुजरात में गुजराती आधिकारिक भाषा है, दूसरी राजभाषा आपका हिंदी है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ये जो आपका संपत्ति का अधिकार पहले जो कि मौलिक अधिकार 1978 से पहले हुआ करता था उसको हटा दिया गया था। और ये जो संशोधन है जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था और ये जून सितंबर 1979 से ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में अधिनियम 301 में रखा गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का जो परिकल्पना है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार करके आपको 6 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। भाग 3 के अंदर ये हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का अनुच्छेद आपका मौलिक अधिकार से ही संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? हालांकि आपके ऑप्शन में बस सुलेमान पहाड़ी का जिक्र हुआ, आपके क्वेश्चन में किया गया था, किरथर पहाड़ी का नहीं। किरथर पहाड़ी वो लोग याद रखें जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। तो सुलेमान पहाड़ी की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान में उत्तरी बलूचिस्तान, दक्षिणी फाटा संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र उत्तरी बलूचिस्तान, दक्षिणी पश्चिम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है। तो आपके ऑप्शन में सिर्फ पाकिस्तान दिया गया था। बाकी हम लोग किरथर पहाड़ी की बात करते हैं तो किरथर पहाड़ी या पर्वत पाकिस्तान प्रांत बलूचिस्तान और सिंध में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और पूर्व मध्य बलूचिस्तान में मूला नदी से अरब सागर पर कैंप मौजूद तक लगभग 190 मील दक्षिण में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1296 में आपका दिल्ली सल्तनत पर कौन सा शासक राज्य कर रहा था? तो जिसका राइट आंसर था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 में दिल्ली सल्तनत का शासक था। उससे पहले 1290 में आपका जलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था गुलाम वंश के स्थान पर। 1290 से 1296 तक जलाउद्दीन खिलजी आपका शासक रहा। 1296 में उनके दामाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। बाद में 1296 से आपका 1415 तक आपका अलाउद्दीन खिलजी शासक रहा। इसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी तो रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रहा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की बात करते हैं तो खिलजी वंश का ये आपका अंतिम शासक था। 1320 में उसके ही मुख्यमंत्री खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके स्थान पर तुगलक वंश के प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ने शासन किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप पर कई हिस्सों पर शासन किया था खिलजी वंश। ठीक है, और भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा वंश था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, इसका पूरा नाम था। जलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 से 96 तक दिल्ली का शासक भी था। ठीक है, तो 1296 हालांकि आपसे पूछा गया तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कल का है शायद ये आपका कि कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो इसके द्वारा अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है वो आपका लिखा गया है। तो अमुक्त माल्याद तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय के द्वारा रचित एक महाकाव्य कविता है। अमुक्त माल्याद का अर्थ है जो माला पहनता है और देता है। अमुक्त माल्याद उत्कृष्ट कीर्ति माना जाता है। अमुक्त माल्याद श्रीरंगम में हिंदू भगवान विष्णु और अडाल या गोदा देवी थे। तमिल अलवर कवि पेरियालर की बेटी की शादी की कहानी का वर्णन करता है। और कृष्णदेव राय है आपका विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य में आपके कृष्णदेव राय जो हैं आपके सुलभु वंश के शायद आपके शासक थे। ठीक है, जिस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर आपका 5 राजाओं ने शासन किया था उस प्रकार
आपका विजयनगर साम्राज्य राजवंश पर भी। तो ये 4 आपके वंशों ने शासन किया था, सुलभु, तुलबु, ठीक है, इसी प्रकार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दें कि राजतरंगिणी अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर कल्हण होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कर्पूरी मंजरी तो इसका राइट आंसर राजशेखर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है मिताक्षरा तो इसका राइट आंसर आपका विज्ञानेश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो भारत की पहली मुस्लिम शासिका की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान होता है। रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो 1296 से लेकर 1240 तक सुल्तान के रूप में इन्होंने शासन किया था। उनसे पहले किसी भी महिला ने शासक के रूप में कार्य नहीं किया था। अपने पिता, जो कि उनका नाम था इल्तुतमिश, के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले उनके सौतेले भाई रुकन दिन फिरोज को थोड़े समय के लिए शासन सौंपा गया था, लेकिन उसके सिंहासन रोहन के 6 महीने के भीतर ही फिरोज की हत्या के बाद अभिजात वर्ग रजिया को सिंहासन पर बैठाने के लिए सम्मत हुए। इसके अलावा जो रजिया सुल्तान थी या इल्तुतमिश था या बलबन था, ये सभी जो है आपका गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 में, और 1206 से 1290 तक आपका गुलाम वंश का शासक रहा। 1290 में जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किया कि खिलजी वंश का शासक हुआ, खिलजी वंश का स्थापना हुआ, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 से 1210 तक रहता है। चौगान खेलते समय इसका मृत्यु हो जाता है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा राजवंश का अंत 1290 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने अंतिम ममलुक शासक मुइज उद्दीन कैकाबाद को पराजित करके किया था, ठीक है। तो हमने पहला देख लिया, पहला कौन था आपका गुलाम वंश, दूसरा देख लिया आपका खिलजी वंश, तीसरा भी देख लिया कौन था तो तुगलक वंश था, ठीक है। चौथा देखेंगे तो ये आपका चौथा की बात करेंगे तो तुगलक वंश के बाद आपका कौन सा वंश आता है, तो एक आपका लोदी वंश तो आपका अंतिम में आता है। लोदी वंश बहलो लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। इब्राहिम लोदी आपका अंतिम शासक था। चौथा थोड़ा सा माइंड से निकल गया है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा किसके द्वारा, खरीज खां के द्वारा उसका स्थापना किया गया था, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। वो कौन सा शासक था, खरीज खां, लोदी, ठीक है, आप लोग बताइएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था तो 1526 में हुआ था, ठीक है। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। इब्राहिम लोदी वही लोदी वंश का अंतिम शासक, ठीक है। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की काफ़ी बड़ी शेष शासक सेना को पराजित किया था, ठीक है। पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत एक पौराणिक स्थान है, कहाँ पर, हरियाणा में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। साथ में इस युद्ध के बाद ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी 1226 में ही, और 1226 से लेकर 1230 तक आपका 1530 तक आपका शासन किया था। 1530 में बाबर का मृत्यु होता है। इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 को होता है। हेमू और विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा जाता है, और अकबर के बारे में बता दें कि 1556 में ही आपका ये मुगल वंश का शासक बना था, ठीक है। और 1556 में ही आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। हालांकि अकबर की ओर से बैरम खां जो इसका संरक्षक था वो युद्ध लड़ रहा था। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका वॉशिंग सोडा था, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 346 से जो किससे संबंधित है, तो इस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा को लेकर बात की गई है। इसमें कहा गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वो ही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 32 से संबंधित कि अनुच्छेद जो 32 है वो आपका भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका भाग 3 होगा। अगर पूछा जाता कि इसमें क्या है तो इसमें दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है बशर्ते उसका अधिकार क्षेत्र में हो। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए है, यानी कि मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट प्रदान किया
रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, नज़रबंदी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और आपको बता दें कि इसी अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि किस वर्ष शुरू किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो 1954 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है तो प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, ये हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दी जाती है। इस पुरस्कार में पट्टिका और 1 लाख का नगद पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय लेखन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना है और नए रुझानों को स्वीकार करना भी है। माखनलाल चतुर्वेदी वर्ष 1955 में हिंदी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता, R.K. नारायण वर्ष 1960 में अंग्रेजी श्रेणी में पहले प्राप्तकर्ता है साहित्य अकादमी पुरस्कार का, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया झारखंड की आधिकारिक भाषा क्या है, तो हमने अभी सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा को देखा, जहां पर हमने देखा कि झारखंड की आधिकारिक भाषा आपका हिंदी है, तो हिंदी इसका राइट आंसर है। झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो रांची, राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय पेड़ है साल और राजकीय फूल है पलाश, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि G20 2023 की बैठक कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका भारत होगा। भारत में ही G20 2023 का बैठक हुआ था। थीम की बात करते हैं तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसका थीम था। इसके अलावा जो G20 में ही अफ्रीका जो संघ है उसको अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, ये भी बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी G20 2024 का बैठक आपका ब्राज़ील में होना है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया था तो राइट आंसर बिहार होगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछा जाता राइट आंसर केरल होता। भारत का साक्षरता दर पूछा जाता तो राइट आंसर 74.04% होता। केरल का साक्षरता दर पूछा जाता तो 93.91% होता। केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछा जाता तो लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होता। बिहार का साक्षरता दर 63.82% है, इसको भी याद रखना है। सबसे साक्षर समुदाय की बात करेंगे तो जैन धर्म है, जो कि जैन समुदाय जो कि सबसे साक्षर समुदाय है, इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का जो बुकर पुरस्कार है आयरिश लेखक थे पॉल लिंच, उनको दिया गया था। तो आयरलैंड के 45 वर्षीय पॉल लिंच के द्वारा लिखित प्रोफेट सॉन्ग ने प्रतिष्ठित 2023 बुकर पुरस्कार जीता। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार पहली बार मिला है। बाकी यह आपका है यूरोपीय डॉलर है, 50,000 की विजेता पुरस्कार राशि है। ट्रॉफी दिया जाता है 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित एक समारोह के दौरान, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। बाकी सेहान करुणा तिलक ने 2022 में अपनी पुस्तक 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार है जो कि जीता था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप ही के द्वारा भेजे गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके 13 और 14 जुलाई के शिफ्ट में पूछे गए हैं। हालांकि क्वेश्चन का संख्या कम है, लेकिन क्वेश्चन का जो ऑथेंटिकेशन है वो आपका 100% रियल है, यानी कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे 100%, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एनालिसिस का, जो कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कुछ बातों को लेकर। जैसा कि पहला करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स दोस्तों आपका 2023 का ही पूछा जा रहा है और संख्या आपका 15 से 16 के बीच वैरी कर रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका यहाँ से पूछा जा रहा है। बाकी पॉलिटी से आपका 2 आर्टिकल पूछा गया था, जिसमें से आज के दिनों का आर्टिकल नहीं मिल पाया है। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताइए या छोड़िए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग अपना जो एग्ज़ाम का डेट है वो दोस्तों आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे बता देना है, ठीक है। तो अगर PDF इसका लेना है आज और कल के DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा PDF के लिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 9973741666 नंबर है, DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लिख ही दीजिएगा, ठीक है। बाकी एक जो आर्टिकल है वो दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आया था, ठीक है। बताइएगा जो लोग भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं आज के, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल आया था। इकोनॉमिक्स से बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन आया था। बायो से बात करते हैं तो बायो से 2 क्वेश्चन आया था। फिजिक्स से बात करते हैं तो फिजिक्स से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन आया था। और करंट का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो दोस्तों आपका डेटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में ऐसे फिक्स याद नहीं है, बट उन्होंने बताया कि आपका एवरेज से 1 प्रश्न पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 3 प्रश्न पूछा गया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपका 1 प्रश्न है जो कि पूछा गया,
इसके अलावा टाइम एंड वर्क से आपका 2 से 3 प्रश्न। मेंसुरेशन की बात करते हैं तो इससे आपका 2 से 3 प्रश्न। एलसीएम और एचसीएफ से आपका 2 प्रश्न देखने को मिला था, ठीक है। बाकी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश दोस्तों आपको उनके द्वारा जो है एग्जाम देकर आए हैं उनके द्वारा आपका इजी बताया गया है, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी आपका इजी ही बताया गया है। समास और संधि आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन एक के द्वारा ये आपका एनालिसिस बताया गया है, ठीक है। बाकी दूसरे जो भेजा है उनका भी एनालिसिस हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा आपके शिफ्ट में, ठीक है। तो उनके द्वारा किया गया कि पेपर नॉर्मल आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। रीजनिंग का जो 2 से 3 प्रश्न है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। जीके जीएस आपका वही 2023 से पूछा जा रहा है, 15 से 16-17 क्वेश्चन वेरी कर रहा है। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, बट बेसिक। इसके अलावा इंग्लिश की बात करेंगे तो उनके द्वारा भी इजी ही बताया गया है, बट पेसेज एंड क्लोज टेस्ट अच्छा था और हिंदी भी आपका इजी ही था, ठीक है। तो एक के द्वारा ये बताया गया है। अगला का देखते हैं तो अगला भी बताए हैं, इजी टू मॉडरेट आपका बता चुके हैं। नो टफ क्वेश्चन पूछा गया है। जीके जीएस की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट उनके द्वारा बताया गया है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो रैंडम 2022 का भी पूछा जा रहा है, 2023 का भी और 2024 का भी पूछा जा रहा है। पॉलिटी से बात करते हैं तो वही पॉलिटी से आपका 2 से 4 क्वेश्चन। हिस्ट्री से बात करते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन, सब इजी उनके द्वारा बताया गया है। इकोनॉमिक्स से आपका 2 क्वेश्चन। इसके अलावा स्टैटिक से बात करेंगे तो इजी क्वेश्चन आपका आ रहा है लेकिन डुएबल था। जियोग्राफी से बात करते हैं तो ये भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला है। बाकी मैथ की बात करते हैं तो मैथ का आपका मॉडरेट टू फ्यू क्वेश्चन टफ उनके द्वारा बताया गया है। इंग्लिश मॉडरेट और हिंदी मॉडरेट है जो कि बताया गया है, ठीक है, उनके द्वारा। इसके अलावा आपका ईरर से 4 से 5 क्वेश्चन। स्कीम आया था 2022 का। इकोनॉमिक्स बजट से आ रहा है। डांस का प्रश्न नहीं पूछा गया था आज। हिल स्टेशन का नहीं पूछा गया था। नेशनल पार्क का नहीं पूछा गया था। उनके द्वारा जो गुड अटेम्प्ट बताया गया है वो आपका 150 से 160 नंबर के बीच बताया गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उनके द्वारा ये सब बोला गया है। चलिए, तो यही सभी चीज़ें हैं। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। बाकी ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 24 के अपडेट के लिए, ठीक है। बाकी जो लोग टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मात्र 5 रुपये में कूपन कोड APG के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का 850 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट वगैरह है जो कि वो दिए जाएंगे, तो आप लोग जाकर उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अगर मन हो तो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।